हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बी एन पांडे आज आप लोगों के साथ टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की जो हम लोग की क्लासेस चल रही थी उसके आगे के बारे में बातचीत करेंगे। जो हम लोग एडजस्टमेंट के बारे में कल चर्चा किए थे उसी को फर्दर हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में हम लोगों ने जान रखा था कि एडजस्टमेंट एंट्रीज किस तरीके की होती है, कैसे होती है और क्यों किया जाता है, इसका बेसिक्स नीड्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों किया जाता है। आज हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंक्रीज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करने के लिए, जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट इंक्रीज है वो है इनकम रिसीट। ये हमारा जो इनकम रिसीट इन एडवांस है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए हमने बता रखा है कि इसका पर्पज वाकई क्या होता है कि जिस पीरियड में, जिस फाइनेंशियल पीरियड में हमने इसको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, और उस फाइनेंशियल ईयर से रिगार्डिंग एक्सपेंसेस यदि नहीं होती हैं या प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग हमने उसी फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंसेस कर दिया, या फिर कुछ ऐसे इनकम है जो प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग हमको आज प्राप्त हो रहे हैं या फ्यूचर में जो हमको एक्सपेंसेस करने हैं उनका भरपाई या उनको हम एक्सपेंस आज के रूप में कर रहे हैं, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस की स्टेटमेंट जो स्टेटस होगा वो रॉन्ग शो करेगा। इसी से बचने के लिए हमने क्या करना है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है, उसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको हम प्रभावित न करते हुए हम एडजस्टमेंट की एंट्रीज को पास करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा, इनकम रिसीट इन एडवांस। वास्तव में कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो हमको भविष्य में प्राप्त होने हैं मगर आज ही हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे इनकम का जब स्टेटमेंट हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता है, गलत कैश बैलेंस शो करता है। तो इससे गलत को हम क्या करते हैं, सही में कन्वर्ट करने के लिए या सही वास्तविक स्थिति हमको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, देख क्या कहा है कि अ सर्टेन इनकम इज रिसीव्ड बट द होल अमाउंट ऑफ इट डज नॉट बिलोंग टू द करेंट पीरियड। वही जो अभी मैंने आपको बताया कि करेंट पीरियड से पूरी की पूरी जो अमाउंट होता है वो बिलोंग नहीं करता। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि द पोर्शन ऑफ द इनकम विच बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। इसे क्या कहते हैं, और अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि इनकम एडवांस का मतलब होता है ऐसे इनकम जो भविष्य में तो प्राप्त करने हैं मगर उसको हमने प्राप्त क्या किया, पहले कर लिया। ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, या उस पोर्शन को हम क्या करना है, भविष्य में करना है। भविष्य में वास्तविक अगर स्थिति देखी जाती तो उसकी भविष्य में ट्रीटमेंट होता, मगर वो वर्तमान में मिला और कैश के फॉर्म में मिल रहा है तो हमको ट्रीटमेंट तो करना है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको इसका सहारा लेना पड़ता है। किसका, हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जब हम बात करते हैं तो एडजस्टमेंट के सहारा हमको लेना पड़ता है। अच्छा, अब ये एंट्रीज पास कैसे होती है कि कंसर्न इनकम अकाउंट डेबिट, और हम डेबिट करेंगे टू इनकम रिसीट इन एडवांस अकाउंट। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे कंसर्निंग इनकम अकाउंट रहती है उसको हम कहेंगे डेबिट, और टू ताकि इनकम एडवांस में हमको रिसीट हो रहा है तो हम कर देते हैं टू। द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री विल बी दैट द बैलेंस इन द इनकम अकाउंट will be equal to the amount of income earned for the current accounting period। ठीक है, क्योंकि हमने इनकम को डेबिट कर रखा है तो हमारे पास जो एक्सेस था उसमें हमने ट्रांसफर कर दिया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में, तो हमारा जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग उदाहरण के साथ समझेंगे इसको, परेशान ना हो। एंड द न्यू अकाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विल बी शोन एज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि जो इनकम रिसीट होता है इन एडवांस में वो एसेट है हमारे लिए या फिर लायबिलिटीज। तो हमने क्या बताना है, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि वो भविष्य से संबंधित है और वर्तमान में क्या है, उसका हमने एक्सेस कर दिया है। ठीक है, वो हमारे जो इनकम है, जो कैश है, उसको एक्सेस दर्शा रहा है, तो इससे बचने के लिए वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी में हम शो करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अंकित है एग्री किया है 2017 में अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग टू अ फेलो शॉपकीपर ₹1000 पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ वो देने के लिए तैयार हुआ। द पर्सन गिव्स हिम रेंट इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट 3 months टू अप्रैल।
अप्रैल में ही क्या किया, 3 महीने का उसने एडवांस दे दिया, मई एंड जून, यानी अप्रैल के साथ मई और जून का भी एडवांस दे दिया। द अमाउंट रिसीव्ड हैड बीन क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउएवर दिस इनकम डज नॉट पर्टेन टू करेंट ईयर। चूंकि हमारा जो करंट ईयर है वो हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है फाइनेंशियल ईयर में, और कह रहा है कि एंड हेंस विल नॉट बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, में नहीं जाएगा वो, क्योंकि एडवांस में दे रखा है। इट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी अमाउंटिंग टू अ 3000 ऑफ द price. Ankit needs to record an adjustment entry to give effect in advance receipt in advance by the following journal entries। वो करके रेंट रिसीट अकाउंट को डेबिट करेगा तो रेंट रिसीट इन एडवांस अकाउंट से क्रेडिट करेगा। तो ये तो रहा हमारा रिसीट की बारे में बातचीत करना, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अच्छा इसको लिखते कहाँ है, जब हमारे लिए क्या है, रेंट रिसीट इन एडवांस डेबिट साइड में लिखते हैं हम बैलेंस शीट ऑफ एज एट 31 2017 में, ये लायबिलिटी में हो जाएगा, डेबिट नहीं, ये क्या है, लायबिलिटी साइड में है, जबकि इधर एसेट है हमारा, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट भी करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो तरीका है या जो हमारी एडजस्टमेंट की एंट्रीज है वो है डेप्रिसिएशन, और ये है हमारा इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन समय के साथ जो एसेट होता है उसमें आने वाला क्या है, कमी है, वैल्यू ऑफ मनी में, जो एसेट होता है एसेट के वैल्यू ऑफ मनी में उसमें आने वाली कमी है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन अकाउंट वियर एंड टियर एंड पासेज ऑफ टाइम, दो चीज कि टूट फुट में और पासेज ऑफ टाइम, यानी टाइम के बीतने से भी उसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ एसेट में क्या होगा, डिक्लाइन होगा। इट इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रश्न पूछ लेगा कि हमारा जो डिप्रिसिएशन है वो क्या है बिजनेस के लिए रिगार्डिंग, तो आप क्या बताओगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए डेबिट है। दिस इन इफेक्ट अमाउंट टू बी राइटिंग ऑफ a portion of the cost of an asset which has been used the business for the purpose of earning profit। the entry for providing depreciation is, क्या होगा earning इसका, कि depreciation accounting debit to concern asset account, और asset में जाके वहां पे depreciation के साथ ही जो वैल्यू रहेगी asset में से उसको रिड्यूस करते हैं हम लोग। चलिए आगे क्या कहा है कि इन द बैलेंस शीट द एसेट विल बी, जो मैंने वही बताया कि बैलेंस शीट में क्या है, कॉस्ट माइनस द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसको समझते हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू है 15,000 रुपीज की, हमारे पास एसेट है, और उस एसेट क्या है, फर्नीचर अकाउंट का एसेट है 15,000 का, 10% का क्या है, 10% पर एनम क्या है, डेप्रिसिएशन, तो 10% 15,000 का क्या हो जाएगा, 1500, और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। और जब हम इसको पास करेंगे जर्नल एंट्रीज, हम कहां पे, हम पास करेंगे फ्रेंड्स बैलेंस शीट में, तो आप देखोगे वहां पे हमारा जो तरीका होता है वो हम करेंगे। देखिए डेप्रिसिएशन फर्नीचर आपको दिख रहा है, ये तो हुआ हमारा क्या, हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे हम देख लेंगे डेप्रिसिएशन फर्नीचर हमारा ये टोटल आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेबिट साइड में रहता है, ये भी ध्यान देना है कि हमेशा डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में रहेगा, ठीक है। और क्या है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन की किस तरीके से ट्रीटमेंट को हम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्नीचर यहाँ पे 15,000 दिख रहा है आपको, और लेस जो हमने डेप्रिसिएशन लगा रखा है वो करके यहाँ पर 13,500 ये दिखेगा। तो ये तो रहा ट्रीटमेंट हमको करना अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन वास्तव में वियर एंड टियर और पासेज ऑफ टाइम के रिगार्डिंग होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। डेप्रिसिएशन से दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि डेप्रिसिएशन जब भी हम लगाते हैं तो जो हमारा कंसर्निंग एसेट होता है उसमें से उसी पर लगता है, और बैलेंस शीट में तो हम एसेट साइड उस कंसर्न एसेट्स में से उसको रिड्यूस कर देते हैं जो हमारी वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन के अमाउंट के साथ करते हैं। तो ये तो रही कहानी पूरी डेप्रिसिएशन की। अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की एंट्रीज है उसके रिगार्डिंग, और वो है बैड डेट्स। आपको दिख रहा होगा बैड डेट्स, इसी को कहते हैं अशोध्य ऋण। क्या कहते हैं, अशोध्य ऋण। जैसे कि हिंदी में इसको आप देख रहे हो, हिंदी में ये अपने आप की कहानी खुद ही बता रहा है
शोध्य यानी न प्राप्त किया जाने वाला डेट। ठीक है, ऐसे ऋण जो आपने दिए हो और वो प्राप्त नहीं किया गया है। बात समझ में आई? चलिए पढ़ते हैं। बैड डेट्स रिफर्स टू द अमाउंट दैट द फर्म हैज नॉट बीन एबल टू रियलाइज फ्रॉम इट्स डेटर्स, कि जो आपने डेटर्स रखा है, जो आपके डेटर्स हैं वो वसूल नहीं कर पाए हो आप। ठीक है, ऐसे अमाउंट जो आपके डेटर्स से आपने उसको वसूल नहीं कर पाया, उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। अच्छा, डेटर और क्रेडिटर दो होते हैं जी। डेटर तो वो है एक इंडिविजुअल के लिए जो किसी को कुछ दिया है तो वो उसके लिए डेटर हो जाएगा। मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ध्यान से देखिएगा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने 1000 रुपीज दिया किसी को, 1000 रुपीज दिया किसको? मिस्टर वाई को। तो मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई क्या हो गया? डेटर यानी देनदार। क्या हुआ? देनदार। और क्रेडिटर का मतलब क्या है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से 1000 रुपीज लिया, तो यहां पर मिस्टर एक्स के लिए ये क्या हो जाएगा? लेनदार। तो लेनदार और देनदार का कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ लो। देनदार का मतलब होता है कि जो हमको, मतलब हमने किसी को दिया, हमने किसी को कर्ज दिया, तो जो हमको पैसे देगा रिटर्न में वो हमारे लिए होता है देनदार। यानी लोन हमने किसी को दिया, ठीक है, डेटर। हमने किसी को सेल किया, तो वो एटलीस्ट हमारे लिए क्या बनेगा भाई? परचेजर। जो परचेजर होगा वो हमारे लिए क्या बनेगा? डेटर्स। क्यों? क्योंकि हमने उसको कुछ सोल्ड किया, कुछ ने हमने कुछ बेचा उसको, और वो उससे हमने पैसे प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है देनदार। और हमने किसी से जब कुछ लिया, किसी को और किसी से, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ताकि लोगों को बड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डेटर्स का मतलब होता है देनदार। देनदार का मतलब होता है कौन देगा, किसको देगा। दो चीज, कौन देगा अगर हमारा आ जाए कि हु, यानी कौन देगा, तो आप जान जाओ फ्रेंड्स कि जब कौन देगा आएगा तो यहां पे आ जाएगा हमारा डेटर्स। और ये पहले से हमने क्या किया है? हमने कुछ सोल्ड वगैरह किया है, कुछ ने हमने पहले से कुछ हमने बेचा उचा है, उसी के रिगार्डिंग ये सब सारी बातें होती है। अब दूसरी बात आ जाती है किसको देगा, तो किसको देगा वो बात आ जाती है। तो जो मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, उस अकाउंट उसमें उसमें हमने जब बात बताया, तो जब हम किसी से ऋण लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? लेनदार। और जब हम किसी को ऋण देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? देनदार। इतना आप ध्यान दीजिएगा। जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो बैड डेट्स भी बड़े आराम से आप समझ लोगे। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं, हम लोग आगे की कहानी को समझते हैं। You will notice in Ankit's trial balance that is contains bad debts amounting rupees 4,500, whereas the sundry debtors of Ankit are reported as 15,500. देखिए, दो तरीके की यहाँ पे हमको डेटर्स दिख रहे हैं। सन्ड्री डेटर्स मतलब होता है विविध देनदार। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विविध देनदार। कि ऐसे लोग जिनसे हमसे पैसे प्राप्त करने हैं, तो वो कितने हुए? 15,500। जबकि उसी ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा है कि 4,500 के बैड डेट्स हैं, यानी ऐसे लोग हैं जिनसे पैसा संभावना प्राप्त करने की नहीं है। ठीक है, तो कितने हुए वो? 4,500। फिर क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ बैड डेट्स इन द ट्रायल बैलेंस signifies that Ankit has incurred a loss arising out of bad debts during the year and which has been already recorded in the books of accounting. मतलब क्या कि अंकित को ये फीलिंग महसूस हुई कि अब जो 15,500 में से 4,500 ऐसे हैं जो हमको प्राप्त नहीं होने वाले, और वो हमारे लिए क्या है? रियलाइज्ड नहीं है, उनकी हम वसूली नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो डेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं बैड डेट्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न यहाँ पे हमेशा बनता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या फिर आप यूपीएससी वगैरह दो, हमेशा यहाँ से बातचीत होती है। क्या बात हमने करना है कि 4,500 यानी बैड डेट्स जो हुए, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे डेट, ऐसे ऋण जो हमको प्राप्त होने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य हो, बिल्कुल ही नगण्य हो, वहां पर ये बातचीत हम करते हैं बैड डेट्स की। अब आगे की बात कर लेते हैं। हाउएवर, assuming one of his debtors who owed him rupees 2,500 had become insolvent. अच्छा, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या? इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि वह दिवालिया हो गया, अब वह पे नहीं करेगा, वो कंफर्म मालूम हो गया।
क्या मालूम हो गया, कंफर्म मालूम हो गया कि 4500 में से 2500 रुपए ऐसे हैं जिन्होंने ले रखा है, मान लो मिस्टर एक्स ने ले लिया और वो इंसॉल्वेंट हो गया, एंड नथिंग इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम, और उससे कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलने वाला है उससे, वो दिवालिया हो गया जी। जब उसके पास पैसे ही नहीं है, उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, बट द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स रिलेटेड टू द करंट ईयर इज स्टिल टू बी अकाउंट फॉर, दिस फैक्ट अपीयर्स एज एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इज टर्म्ड एज फर्दर बैड डेट्स। कि हमने देखो, हमने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश अब करूंगा कि बैड डेट्स हमको अकाउंटिंग, जब हम अपना स्टेटमेंट बना रहे थे ट्रायल बैलेंस में, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आया कि बैड डेट्स 4500 के हैं हमारे पास, बट जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, मीन्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन करना है, वहां पर हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये मिला कि भैया ये जो 4500 रुपए आपके बैड डेट्स है ना, इसमें मिस्टर एक्स से कोई, और मिस्टर एक्स ने अपने आप को खुद इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और उनकी वैल्यू कितनी है, 2500 की वैल्यू है। ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या बोला है फिर से समझो, assuming one of his debtors who owed him 2500 had become insolvent and nothing is receivable from his, but the amount of bad debts related to the current year is still to be account for। ठीक है, कि करंट ईयर का जो हमारा पास अमाउंट है वो स्टिल रहेगा। दिस फैक्ट अपीयर्स एज एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इज टर्म्ड एज फर्दर बैड डेट्स। ये दोबारा बैड डेट्स हो गया। द एडजस्टमेंट एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड फॉर द अमाउंट विल बी एज फॉलोज। कैसे करते हैं वो देखो आप, कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, अमाउंट रहेगा 2500 का, साथ में दिस एंट्री विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डेटर्स टू 13000। कैसे आया, चूंकि हमने बोला कि 15500 के क्या है हमारे पास, क्या है, डेटर्स है। देखो आप 15500 के हमारे पास, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 50500 के हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 50500 के पास हमारे पास डेटर्स है। जब इतना डेटर्स है और इसके अलग से ट्रायल बैलेंस में बोल रखा है कि 4500 का बैड डेट्स है, बैड डेट्स है, ये हमारे पास क्या है, डेटर्स है। अगर ये डेटर्स है, ये बैड डेट्स है, और कह रहा है कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास आया कि 1500 के कोई एक, 2500 के कोई एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को इंसॉल्वेंट क्या किया, डिक्लेयर किया। तो ट्रीटमेंट हम क्या करने, सबसे पहले इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 13000। यही यहाँ पे बताया है कि दिस एंट्री विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डेटर्स टू 13000। कैसे, 50500 में से आप 2500 को घटाओगे एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। देखो वो तो बात समझ में आई कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रहा, मगर वो 4500 हमारा पिछले वर्ष का रहा होगा जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई, तो ये हमको ध्यान देना है। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात ये कह रहा है कि इससे हमारे टोटल बैड डेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे हमारा टोटल बैड डेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा जी। और वो इंक्रीमेंट कितने का होगा, ऑलरेडी हमारे पास 4500 का बैड डेट्स है, 1500 ये वाला, तो टोटल हम कर देंगे तो 7000 समथिंग हमारे पास ये टोटल बैड डेट्स आ जाएगा। वही यहाँ पे बताया है कि 4500 ये और 2500 ये, सॉरी 2500 ये, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया टोटल, 4 2 6 और 1 7, 7000 हमारे पास हो गया। तो ये तो कहानी रही हमारी बैड डेट्स की। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया रहा तब की सिचुएशन के हम क्या बारे में बात करते हैं, यही कहानी है। फिर से बता देते हैं ताकि यह है इंपॉर्टेंट। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है आप समझो, ऐसे डेटर्स जो क्या किए कि जिनको पैसे तो देने हैं मगर वो प्राप्त नहीं हुए, हमें मिले नहीं पैसे, तो हमने क्या करना है, वो बैड डेट्स रख लेना है, यानी इसी को हम कहते हैं अशोध्य ऋण। ठीक है, अब हम क्या करना है, अच्छा इसमें एक चीज और होता है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें थोड़ा संशय रहता है। हो सकता है कभी कभी ये मिल भी जाता है और कभी कभी ये नहीं मिलता है, तो इसको हम हमेशा क्या कहते हैं, अशोध्य ऋण। ठीक है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हमने मान लिया तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर हमने क्या, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रहा कि जो हमारे पास डेटर्स हैं, ट्रायल बैलेंस के जो हमारे पास टोटल डेटर्स हैं, उनमें से कोई एक मिस्टर एक्स है और उन्होंने क्या किया, ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास भैया
2500 रुपए जो हम देनदारी थे, हमारी देनदारी थी, हमने उसको नहीं देना, यानी हमने इंसॉल्वेंट हो गए। तो वहां पर हमारे पास जो टोटल पहले क्या था, 4500 रुपए का बैड डेट्स था, वो टोटल होकर क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, यानी 7000 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 4500 रुपए वो पहले का था, 1500 रुपए ये 2500 रुपए ये जो करंट डेटर्स है उनमें है ना कोई एक व्यक्ति, तो ये इंक्लूड हो जाएगा वहां पे। और डेटर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी जो इवेल्युएशन हमने कर रखा है उनमें से 2500 रुपए हम घटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं डुअल एस्पेक्ट का मतलब कि हमारा एक अकाउंट दो तरीके से डेबिट और क्रेडिट को प्रभावित करता है। ठीक है, अच्छा, ये तो रही हमारी बात किसकी, इसका पूरा ट्रीटमेंट हमने करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में जो हमारे बैड डेटर्स होते हैं वहां पर चीजों में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को हम दो जगह शो आउट करते हैं, ये नियम है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। दूसरी चीज, ये एसेट और लायबिलिटी से संबंधित होते हैं, तो वहां भी बैलेंस शीट भी अफेक्ट होता है। अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैलेंस शीट पे क्या प्रभाव डालेगा, ये भी देख लेते हैं। देखिए, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से इन्होंने सुनियोजित तरीके से दिखाया है। देखिए, बैड डेब्ट्स दिखाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4500 को ऐड किया है फर्दर बैड डेब्ट्स, जो हमारे क्या होंगे 2500 हमको फिर से मिले, टोटल हो गया 7000 का, और ये हमेशा डेबिट साइड में रहता है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा बैड डेब्ट्स दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे लिए लॉस होता है इसलिए। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में, इसको किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में डेटर्स है, डेटर्स टोटल है 15,500 के, यहाँ पे लेस हमने करना है बैड डेट्स, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है, तो बैड डेट्स कर देना है टोटल 13,000। ये बात रही हमारी बैड डेट्स से संबंधित। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर हमेशा पूछता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा और ये कॉन्सेप्ट कभी भूलिएगा मत। अब हम आते हैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ आगे बढ़ते हुए। देखिए, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए, प्रोविजन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। हम आपको एक लेक्चर लेंगे प्रोविजन के बारे में, न केवल प्रोविजन के बारे में, साथ साथ इसमें फंड क्या होता है, वो प्रोविजन से किस तरीके से अलग है। ठीक है, रिजर्व क्या होता है, फंड क्या होता है और प्रोविजन क्या होता है, ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है और इन तीनों को हमको अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, अब हम बात करते हैं, थोड़ा आपको बता ही दे प्रोविजन, रिजर्व और फंड के बारे में। ठीक है, बता देते हैं जी, फिर समझने में आसानी होगी। देखो, जो रिजर्व होता है, पहले प्रोविजन समझते हैं। प्रोविजन जिसे हम प्रावधान कहते हैं, प्रोविजन एक टर्मिनोलॉजी है, दूसरी है रिजर्व और तीसरा है फंड। रिजर्व को हम कहते हैं संचय, फंड को कहते हैं कोष और प्रोविजन को हम कहते हैं प्रावधान। हिंदी वाले जो हैं आप समझ लो, प्रोविजन को कहते हैं प्रावधान। क्या कहते हैं? प्रावधान। और रिजर्व को कहते हैं संचय। ठीक है, और फंड को कहते हैं कोष। देखो, प्रोविजन से रिलेटेड चीजों को जब हम दर्शाते हैं तो एक निश्चित प्रतिशत अगर हमने प्रोविजन कर रखा है, किसी पर प्रावधान कर रखा है, तो हम खर्च जिस पे कर रहे हैं ना, उसे संबंधित कंसर्निंग अकाउंट पे ही हम चीजों को खर्च करेंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्रोविजन हमने जिस पे किया है, जिस निश्चित अथॉरिटी पे हमने किया है, जिस हेड पे हमने किया है, हमको खर्च भी उसी निश्चित हेड पर करना है, अन्यथा हमको कहीं और नहीं करना। ये तो कहानी रही प्रोविजन की। इसमें सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने प्रोविजन रखा तो जिस पे रखा है उसी पे हमने क्या करना है, एक्सपेंस करना है। अच्छा, ये क्यों होती है? क्योंकि ये भविष्य में उत्पन्न होने वाली हानि से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन, रिजर्व और फंड का उपयोग करते हैं, फंड का क्रिएशन करते हैं। क्योंकि हमारा एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जिसे हम कहते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा, कि कन्वेंशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स। ये क्या कहता है? वास्तव में ये कहता है कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली हानि के बारे में हमको सोचना है और लाभ के बारे में हमको कंसीडर नहीं करना है। उसी का परिणाम स्वरूप ये है कि हम प्रावधान,
संचय और कोष के बारे में पढ़ते हैं। ये तो बात रही। जैसे 10% हमने प्रोविजन किया किस पे, प्रोविजन ऑन 10% ऑन प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स या बैड डेट्स पे, दोनों बातें होती हैं, ठीक है। ये तो रही प्रोविजन की कहानी। अब हम आते हैं अपने रिजर्व के बारे में, जिसे हम कहते हैं संचय। तो प्रॉफिट का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम क्या करते हैं, निश्चित तरीके से रखते हैं, जमा करते हैं कहीं पे, जिसका उपयोग हम भविष्य में होने वाली हानि के उपरांत कर सकते हैं। चाहे वह कैसी भी हानि हो, चाहे किसी भी तरीके से नेचर का हानि हो, हम उसका उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं संचय। क्या कहते हैं? संचय। प्रॉफिट का ही भाग होता है दोनों, प्रोविजन, संचय। प्रोविजन क्या है, थोड़ा ये अथॉरिटेटिव है, यानी ये थोड़ा मैंडेटरी है कि जिस पर यह बनाया जाएगा उसी पे खर्च होगा, जबकि संचय में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि जिस पर बनाएगा उसी पे खर्च किया जाएगा। अगर कह दिया कि 10% का रिजर्व करना है ऑन प्रॉफिट पे, तो 10 अगर प्रॉफिट होगा तो 10% का हम रिजर्व करके ही तब शेयर होल्डर्स में हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये तो कहानी रही संचय की, रिजर्व की, कि अगर प्रॉफिट हुआ हमारे पास तो हमको एक निश्चित प्रतिशत भविष्य में उत्पन्न होने वाली हानि से बचने के लिए, या हानि जब उत्पन्न होगी तो वहां पर उसका उपयोग करने के लिए हम इसका तरीका अपनाते हैं। ये किसकी कहानी रही फ्रेंड्स? संचय या रिजर्व की। अब तीसरी और महत्वपूर्ण कहानी है कोष की। ये क्या है भैया? फंड। फंड का मतलब होता है कि जब हमारे पास पर्याप्त लाभ उत्पन्न हो जाए, तब हम जो एक्सेस प्रॉफिट होता है हमारा, हम उसको कहीं क्या करते हैं, कोष में डाल लेते हैं। जैसे लाभांश समानीकरण कोष, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ऐसे ये तीन कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं, और इन तीनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अलग कॉन्सेप्ट पे कि हमारा कॉन्सेप्ट वाकई में है क्या। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने बताया बैड डेट्स के बारे में। अब हमको बातचीत करनी है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एंड डाउटफुल डेट्स। देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब हो गया कि जो हमको तुरंत नहीं, मतलब हमें ये मालूम है कि ये नहीं मिलने वाला है। डाउटफुल डेट्स का मतलब हुआ कि ऐसे डेट्स जो हमारे पास क्या होते हैं, ये भी होता है कि भैया डाउटफुल है, वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको समझना है। बैड डेट्स में तो निश्चितता है कि वो नहीं मिलने वाला है, एकदम खराब है, मिलेगा ही नहीं। मगर डाउटफुल डेट्स में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये इसमें सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, देख अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है कि कोई अमाउंट है जो रियलाइज्ड इन फ्यूचर में है, मगर हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली नोन द अमाउंट ऑफ सच बैड डेट्स, हेंस वी मेक अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ सच लॉस एंड प्रोवाइड द सेम। सच प्रोविजन इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कि हमको इतना मालूम है, हम अपने पिछले अनुभवों से क्या किए हैं या प्राप्त किए हैं कि इतना प्रतिशत जो होगा वह बैड डेट्स का क्या होगा, बैड डेट्स का इतना प्रतिशत है जो हमारे पास बैड डेट्स होगा। ठीक है, तो हम पिछले अनुभवों के माध्यम से क्या करते हैं, बैड डेट्स का प्रोविजन करते हैं जी। और एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये होती है जर्नल एंट्रीज पास करने की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज आल्सो नोन एज डिडक्शन फ्रॉम द डेटर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो होगा वो भी क्या करना है, उसको भी हमको डिडक्टेबल अमाउंट है, वो भी हमारा एसेट्स यानी डेटर्स में से क्या करना है, उसको भी रिड्यूस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हम लोग। क्या कहा है देखो, दिस इंप्लाइज दैट 650 विल रिड्यूस द करेंट ईयर्स प्रॉफिट, यानी 650 रुपए का क्या किया उसने, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर रखा है। देख लेते हैं क्या है ये। देखो यहां से चीजें समझ में आ रही है। लिस्ट प्रिपेयर्ड, ये भी रेंट ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, ये सब समझ में आ। बैड डेट्स कितने हैं? 4500 के। ऐड हमको करने हैं 2500 के। अब हमको देखना है क्या कि सेल्स जो, ये सब तो मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम है, ये सब मालूम है। अब हमको क्या करना है, देखो ये जो है प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेट्स, इसका हमको मालूम करना है, और ये कितना है 650 रुपए।
ये दे देगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कितना है, हमको 650 रुपए है। तो इसकी एंट्रीज हम कर दिए यहां पर, इसकी एंट्रीज हमने कर दिया यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका हम एसेट में किस तरीके से उपयोग करते हैं। देखो तरीका एकदम ध्यान देना आप लोग, यहीं पर लोगों को गलतियां होती हैं क्योंकि लोग कॉन्सेप्ट हमेशा समझते नहीं है। बैड डेट्स जो होगा और प्रोविजन, इसमें अंतर समझना। सबसे पहले क्या आया, बैड डेट्स। सबसे पहले क्या आया, बैड डेट्स जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ऑलरेडी लिखा गया है। सबसे पहले क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स जो है यह ऑलरेडी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में होता है। मान लो क्या था उस केस में 4500 या ऑलरेडी मेंशन था ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बैड डेट्स के बाद हमारा ये मालूम चला कि भैया कोई एक और व्यक्ति था जिसने क्या हुआ, वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया वो। तो वो कितने का था, यानी 4500 ये 2500 ये, टोटल हुआ कितना 7000। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो गुरु 4500 जो है वो तो है ही, मगर साथ में ये जो 2500 है, ये तो अगर 15500 हमारे टोटल डेटर्स थे, याद है ना आपको कहानी में 15500 हमारे पास टोटल डेटर्स थे, वहां से हमने क्या किया 2500 रुपए को रिड्यूस किया। चूंकि ये करंट ईयर से संबंधित है, करंट ईयर के डेटा से संबंधित है, इसलिए हमने रिड्यूस किया। तो हमारे पास बैलेंस कितना आया 13000। यहां तक तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें से हमने मालूम किया कि अब जो है इसमें से भी हमने बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करने हैं, और वो प्रोविजन क्या है 650 रुपए। तो इसमें से अब भी घटेगा फिर 650 रुपए, क्योंकि ये भी करंट ईयर से संबंधित होता है, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे 650 रुपए का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना। और कितना बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 12350। ये किसका बैलेंस है, ये वाकई में प्रेजेंट के डेटर्स होंगे। तो ये ध्यान देना, प्रश्न यहीं से पूछता है और यहीं पे लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इट मे बी नोटेड दैट द प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड इट विल बी यूज्ड फॉर मीटिंग द लॉस ड्यू टू बैड डेट्स इनकर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। कि हमने जो प्रोविजन कर रखा है इसको हम कैरिड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जब वहां पर फिर से बैड डेट्स होगा तो उसमें हम मिनिमाइज उसको कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, द प्रोविजन or doubtful dates brought forward from the previous year is called the opening provision or old provision. When such a provision already exists, the loss due to making provision for doubtful debts required at the end of the current year is called new provision. ठीक है, बात समझ आई कि जो पिछले ईयर का है वो अगर हम नेक्स्ट फर्दर ईयर में करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा भाई, ओल्ड प्रोविजन ही होगा। तो ये बात बता रहा है। और ओल्ड वाला फिर क्या होगा, उस साल का यानी प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर में जब चीजें जाएंगी वहां पर वो कोई भी बैड डेट्स रहा तो वो न्यू हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखो क्या चीजें दिया है, सन्डे डेटर्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स 2000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 35। फिर देखिए हम लोग कहां थे, डाउटफुल डेट का प्रोविजन हम लोग सीख रहे थे कि कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से एकदम जुड़े रहिए आप लोग कि डाउटफुल का हम प्रोविजन का किस तरीके से हम लोग सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा होगा सन्डे डेटर्स 32,000 का, बैड डेट्स 2000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3500 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है कि राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 1000 एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी रही होगी। अब चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है सन्डे डेटर्स, तो भैया सन्डे डेटर्स क्या है हमारे पास 32,000 के हैं। फिर क्या कहा है, बैड डेट्स है, कोई भी इशू नहीं है, बैड डेट्स भाई पहले के रहे होंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कोई इशू नहीं रही, चलो जब प्रोविजन हम करेंगे लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पे हम एडजस्टमेंट कर देंगे। बात यहाँ पे आती है कि राइट ऑफ आपको करना है, कह रहा है कि बैड डेट्स 1000 रुपए से आप राइट ऑफ कर दो, तुरंत कर दो। बैड डेट्स 5000 से राइट ऑफ मतलब घटाना 31000 आया। चलो फिर क्या कह रहा है, एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, इसी पे हमको 5% का डाउटफुल डेट करना है। तो कितना आएगा बच्चा 1550 रुपए आया हमारा क्या डाउटफुल डेट, वो भी क्या प्रोविजन का आया, ठीक है। अब हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यदि निकालना हो
तो कैसे निकालेंगे इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या है, सबसे पहला बैड डेब्ट्स हमारे पास कितना है 2000 का, साथ में कितना है 1000 का, जो हमने जोड़ा टोटल कितना हुआ 3000 का, यानी 2000 रुपया वाला ये और 1000 रुपये वाला ये, कलर चेंज कर देते हैं तो समझ में आ जाए, 1000 का ये और 2000 का ये। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई, यही मैंने जोड़ा। हम निकाल क्या रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कि 2000 पहले का, 1000 ये, 3000 आया अपने पास। साथ में क्या है वो देखना है, साथ में हमको ये 1550 रुपए भी तो जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोविजन तो किया है और हम निकाल रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स का, बैड डेब्ट्स का। तो 1500 रुपए हम इसमें और इंक्लूड करेंगे बच्चा, 1550 रुपए क्या आ जाएगा 4550 रुपए, कितना आएगा 4550 रुपए। ठीक है, अब इस 4550 रुपए का भैया ये तो टोटल अमाउंट है, और कह रहा है कि प्रोविजन हमने पहले कर रखा है, उसमें ने हमने बताया है कि 3500 रुपए हमारे पास प्रोविजन भी था, जबकि प्रोविजन यहां पर आ रहा है 4550 रुपए। तो जो फ्लक्चुएशन होगा उसकी ट्रीटमेंट हम कर देंगे, इसमें से हम 3500 को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1050 रुपए। ठीक है, ये रहा, कहां आया 4550 रुपए यहां पर आया, कैसे आया फिर से समझो आप, 4550 रुपए कैसे आया, 2000 रुपए हमारे बैड डेट्स ये वाले, इनको यहां पर लिखा है, 1000 रुपए हमारा ये वाला, देख लो ये वाला आया टोटल 3000, 1550 हमने लिखा है 5% हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कर रखा है वो वाला, टोटल आया 4550। 4550 एक्चुअल में है क्या, ये वास्तव में है, ये आपको वास्तव में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 4550 रुपए है। ऑलरेडी हमने अपने यहां कर रखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कितना किया 3500 रुपए, तो 3500 रुपए इसमें क्या करो रिड्यूस कर दो, टोटल आपका आएगा 1050, यही हमारा है क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, आशा है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। फिर से बता दे, देख फिर से बताते हैं, जितनी बार आप जानोगे उतनी बार मैं बताने की ट्राई करूंगा। सबसे पहले क्या दे रखा है डेटर्स, क्या दे रखा है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं बार बार। सन्ड्री डेटर्स दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स कितना है भैया 32,000। इंफॉर्मेशन एडिशनल कहा है कि 1000 का क्या करना है राइट ऑफ करना है, तो पहला तो हमको यही करना है, राइट ऑफ कर दो 1000, कितना आया 31,000 रुपए। ये क्या है, ये हमारा पास है बैड डेट्स का, जो हमारा सन्ड्री डेटर्स है उसका। कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, ये वास्तव में क्या है डेटर्स है, सॉरी ये वास्तव में क्या है, इरेज कर दे, इरेजर कहां गया भाई, अच्छा इरेजर, इरेजर ये रहा होगा, चलिए फिर से लिख देते हैं, इरेजर मिला नहीं इसलिए थोड़ी दिक्कत है। देख डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं ध्यान से समझिएगा, 32,000 रुपए। रिड्यूस करना है 1000 रिड्यूस कर दो, कौन वाला ये वाला, कितना आया 31,000। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोला है कि राइट ऑफ करना है, सन्ड्री डेटर्स से बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया 31,000 रुपए। ये क्या है बैड डेट्स ये वाला, 31,000 ये क्या है बच्चा हमारे पास डेटर्स। अब कह रहा है कि डेटर्स पे प्रोविजन करना है डाउटफुल डेट का 5%, तो इसी पे 5% कर दो, 1550 रुपए आएगा। ये वाकई में क्या है, ये है प्रोविजन, अभी एडजस्टमेंट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अब हम प्रोविजन करना है, साथ में हमको दे रखा है ये 2000 3000, यानी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर खोलेंगे तो वहां पे क्या है ऑलरेडी दे रखा है बैड डेट्स, वहां पर क्या है बैड डेट्स वहां पर ऑलरेडी दे रखा है 2000, और ये वाला 1000 जुड़ जाएगा न्यू वाला, तो न्यू प्रोविजन न्यू बैड डेट्स हमारा हो जाएगा, न्यू बैड डेट्स हमारा हो जाएगा ठीक है 3000। साथ में कह रहा है कि 1550 रुपए ये वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, इसमें भी इसको इंक्लूड करो भैया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये कितना है 1550,
45 इंक्लूड करोगे 4550 आएगा। साथ में क्या कह रहा है कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी इन्होंने क्रिएट कर रखा है 3500 का, तो इसमें से इसको हम रिड्यूस करेंगे 3500 को, आएगा हमारे पास कितना 1050, यही तो है, ठीक है, ये आएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले क्या करना है, डेटर्स में से जो प्रोविजन है उसको आप रिड्यूस करो, रिड्यूस करने के बाद डेटर्स के बाद जो राइट ऑफ है उसको रिड्यूस करो, जो आपके पास बैलेंस बचा वो एक्चुअल डेटर्स होंगे, एक्चुअल डेटर्स में से आपको जो प्रोविजन है उसको डिडक्ट करना है। देन आपको क्या करना है, प्रोविजन जो आपका आया वो तो प्रोविजन रहा। फिर जब हम इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, बैड डेट्स के साथ तो चीजें रहती ही रहती हैं, वहां पर क्या करते हैं हम, वहां पर चीजों को हम करते हैं फ्रेंड्स कि इतना ये रहा बैड डेट्स पुराना वाला वो लिखा, नया वाला लिखा, दोनों हो गया, दोनों को इंक्लूड किया, 3000 आया। फिर क्या किया, प्रोविजन जो हमने कर रखा है 5% वो किया, तो एक्चुअल में हमारे पास 4550 रुपए रहा, और जो हमारा प्रीवियस है उसको हमने क्या किया, रिड्यूस किया, जो रहा टोटल वही हमारे पास रहा बैलेंस। अब हम आते हैं इसको चीजों को समझते हैं। देखो यहाँ पे भी किया है, समझ लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, बैड डेट्स 2000 पहले का, फर्दर डेट्स 1000 और जुड़ा, न्यू प्रोविजन के साथ जुड़ा 4550, ओल्ड प्रोविजन हमारा 3500, टोटल हमारा हुआ 1050। यही यहाँ पे एंट्री की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है हमारा 1050। सबसे पहले क्या करना है, जो बैड डेट्स है उसको लिखो, फर्दर बैड डेट्स जो इंक्लूड हुआ वो लिखो, दोनों को जोड़ो, फिर प्रोविजन जो हुआ उसको भी जोड़ दो, लेस हमारा ओल्ड करना है, यानी न्यू एग्जिस्ट प्रोविजन इन तीनों को जोड़ना है और ओल्ड को घटाना है। हमारे पास जो आएगा वही बचेगा, क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमेशा ध्यान देना, न्यू प्लस एग्जिस्ट प्लस प्रोविजन बराबर जो आएगा, यानी यक्स आया, इसमें से ओल्ड को घटाएंगे, यानी यक्स में से हम ओल्ड को घटाएंगे, जो आएगा वही हमारे पास आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये आप याद कर लेना हमेशा। चलो, सन्डी डेटर्स का क्या इंतजाम करना है भाई, 32,000 ये 1000 घटाया 3100 आया, प्रोविजन किए हैं 1550, ये घटा के कितना आएगा 29,450। प्रश्न हमेशा यही से पूछता है कि डेटर्स को आप कैसे निकालोगे, बस 2 मिनट का सवाल है और 3-4 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ठीक है, ये तो रही कहानी हमारी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है। ठीक है, या फिर इसको हम आगे लेते हैं फ्रेंड्स, अभी तो ढेर सारे हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अभी हम लोग को ढेर सारी चीजें जाननी है एक्चुअल में कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है। ये तो हो गया, आई होप आपको मजा आ रहा होगा ये सीखने में। ठीक है मित्र, तो अब रहने देते हैं ताकि हमारी भी लिमिटेशन है, और फिर अगली कक्षा में हम लोग और चर्चाएं करेंगे। ठीक है, हाँ, इसको लेने के बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन लेंगे और फिर वहां पे चीजों को समझा जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगली कक्षा में हम लेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कि हम उस पर कैसे करते हैं चीजों को, बैड डेट्स पे हम डिस्काउंट कैसे देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है फ्रेंड्स कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच पे हमारी क्लासेस चल रही है। चंद्रा क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोग से जुड़ा हूँ, और ऐप देख के ही डाउनलोड करें, लोगो देखकर ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि भ्रामक तरीके से लोग जो है जुड़े हैं, तो इसको आप अवॉइड करें और जुड़िए, ताकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। और एग्जाम सबसे पहले हमारा तरीका कि हम कंटेंट और नॉलेज बता दें लोगों को, कंटेंट और नॉलेज के बाद तब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, ताकि जब तक आपको बताएंगे नहीं तब तक टेस्ट में बताओगे आप क्या। ठीक है, एकदम बेस से पढ़ो और बेस से ही चीजों को कंटेंट के साथ समझो। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, थैंक्स।